हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम की बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और एंजॉय करते हुए कर रहे होंगे। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नो घबराहट, नो टेंशन, नो एग्जाम फोबिया। और आपको बिना घबराए हुए, बिना टेंशन लिए हुए बेझिझक एग्जाम की तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए। और आप लोगों की सेवा में मैं ऑलरेडी हाजिर हूं। आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूं, नया लेक्चर लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और आप जैसा कि जानते हैं आप लोग कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी इस बार पहला एग्जाम जो इसका होने जा रहा है, फर्स्ट टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म वो दिसंबर में, उसमें भी आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आने जा रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों ही बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो मैं आप लोगों के लिए आप दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में मैं मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम में, बिहार बोर्ड वाले को 50 में 50 उम्मीद है कि प्राप्त हो जाएगा। वैसे सीबीएसई बोर्ड वाले भी 35 में 35 अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम लॉस किए हुए, बिना टाइम आप लोगों का ज्यादा खत्म करते हुए, बिना आप लोगों को परेशान करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए, दो मैट्रिक्स है और ये इक्वल मैट्रिक्स है। कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। ये इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें भी 3 रोज है और 1 कॉलम है। यानी ये भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहां तो ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका है कि जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देयरफॉर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 9 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड को 9 हो जाना चाहिए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 होगा। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 लिखेंगे और फिर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड में x प्लस जेड का वैल्यू x प्लस जेड के जगह पे 5 डाल दो। चूंकि x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होगा तो ये 5 यहां डाल देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 4 यहां है और इस ऑप्शन में है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, ये क्लियर हो गया, ये दोनों ऑप्शन छट गया। अब चलिए y का वैल्यू जब निकल गया तो y का वैल्यू यहां डाल दो। तो y का वैल्यू निकला 4, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3। तो 3z का वैल्यू यहां भी है और यहां भी है। अब आ जाइए x किसका ठीक है। देखिए अब x के लिए हम लोग क्या करेंगे, z का जो वैल्यू 3 आया, ये 3 वैल्यू इसमें डाल दो। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहां पे 3 डाल दोगे, 3 को इधर भेज दो 5 की तरफ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 2। तो x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्लियर हो गया कि सी भी आंसर नहीं है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग झटपट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कर रहा है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे और ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कह रहा है कि यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल n और नन। तो आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसका रो और कॉलम बराबर हो। तो यहां पे m रो और n कॉलम का मतलब कि m और n अगर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्लियर है कि इस मैट्रिक्स को स्क्वायर होने के लिए m शुड बी इक्वल टू n। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ दिस टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, इन दोनों मैट्रिक्स का सम किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है। तो क्लियर है कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। देखो cos स्क्वायर एक्स के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन है, sin स्क्वायर एक्स,
दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? सबसे पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करने की कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रोज है इसमें एंड 2 कॉलम्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो क्लियर है, दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एडिशन का सिंबल है तो हम लोग ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना। तो चलिए कॉस स्क्वायर एक्स के करस्पॉन्डिंग इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, जैसा कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में। तो 1 यहां भी है, 1 इस ऑप्शन में भी है। ये सी तो आपका छट गया क्योंकि ये -1 है, तो इस दोनों में से कोई एक होगा। चलिए अब अगला एलिमेंट जोड़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स के करस्पॉन्डिंग इसमें कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। तो 1 यहां है और इसमें 1 नहीं है, तो क्लियर है, ये हट गया। अब आगे जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि ये तो पहले ही फेल हो चुका था। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स क्या होगा? 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में देखिए cos थीटा को हम इस चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा को इस चारों ऑप्शन से, चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, और इसमें इस साइन थीटा को साइन थीटा से, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसमें साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, तो इस तीनों में से कोई एक होगा, अभी कंफर्म नहीं है। फिर आ जाइए, इस cos थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि इसके करस्पॉन्डिंग इसमें ये है, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो रहा है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां 0 है और यहां भी 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, ये दोनों छट चुका। फिर आ जाइए, इस cos थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में और ये माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 यहां भी है और 0 यहां भी है। ओके, अभी तक ये दोनों बराबर पर चल रहा। अब देखिए लास्ट ऑप्शन, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे लगता है मिस प्रिंट हो गया। हाँ ठीक है, सही है, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 यहां है, यहां 1 नहीं है। तो क्लियर है, ये ऑप्शन आपका ए नंबर है। ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। चलिए फिर मैं फटाफट अगला क्वेश्चन भी देख लेता हूं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल्स, ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, आई माइनस ए के इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा या 3a के इक्वल होगा? तो आंसर है हमारा आई के इक्वल होगा। तो कैसे? आप इसको झटपट समझने के लिए या तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ा जाए और जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे ए डाल दिया जाए, लेकिन थोड़ा वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि जनरली यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को आप आई यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, तो आई स्क्वायर भी आई होता है, आई पर पावर 3 डालते हैं वो भी आई होगा, आई पर पावर 4 डालेंगे वो भी आई होगा। तो मान लो ए मैट्रिक्स को तुम आई मान लो, यूनिट मैट्रिक्स मान लो, तो आई स्क्वायर बराबर आई होगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यानी ए स्क्वायर बराबर ए तभी होगा जनरली इन ए जनरल वे,
ऐसे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें ए स्क्वायर बराबर ए हो सकता है, बट जनरली हम लोग मानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ए तभी हो सकता है जब ए यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। तो मान लो कि ए यूनिट मैट्रिक्स है, तो ए के प्लेस पे तुम आई डाल दो, यहां भी आई डाल दो, तो आई प्लस आई का होल क्यू, ये हो जाएगा 2i का होल क्यू। 2i का होल क्यू मतलब 8iq, और 8iq यानी हो जाएगा 8iq, और iq को आप लिख सकते हैं i, चूंकि i यूनिट मैट्रिक्स है, इसको कितनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही होगा, और -7i, चूंकि a के प्लेस पे हम लोग i डाल रहे हैं, तो 8i - 7i कितना हो जाएगा 1i। ये ऑप्शन आपको जल्दी से निकल जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या माना कि ए स्क्वायर ए तभी होगा जब ए बराबर आई हो, मतलब यूनिट मैट्रिक्स हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स के अलावा और भी कई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर लेने पर उतना ही आ जाता है, लेकिन उतना हमको डिस्कस या बहस नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रिक चाहिए जल्दी शॉर्टकट करने के लिए, तो हम ले सकते हैं, मान सकते हैं ऐसा कि ए स्क्वायर बराबर ए होगा, यदि ए को आई मान लिया जाए तो ए के प्लेस पर आई डालकर फटाक से निकल गया क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो ए बी माइनस बी ए ये प्रॉपर्टीज हम लोग बताते हैं कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, या सेम ऑर्डर ना भी हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी केवल कह सकते हैं, तो ए एंड बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी प्लस बी ए जो होता है, अगर प्लस करते हैं तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है, फिक्स है, और ए बी माइनस बी ए एस क्यू सिमेट्रिक होता है, ये भी फिक्स है, ये प्रॉपर्टीज है, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बट ए बी माइनस बी ए याद रखना है, एस क्यू सिमेट्रिक होगा और ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पे ए बी माइनस बी है, इसलिए ऑप्शन आपका होगा एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स के कि अगर ए एंड बी कोई एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है और ए बी माइनस बी ए एस क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस केस में हमारा आंसर होगा एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स है, ये देख रहे हैं आप मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, देन कह रहा है ए एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, π/6 π/3 3π/2। तो वेरी सिंपल है, ए प्लस ए डैश, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ए डैश कैसे निकालते हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में, तो पहला रो आ जाएगा पहले कॉलम में, दूसरा रो आ जाएगा दूसरे कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब ए प्लस ए डैश जब आप करोगे तो आपको ये जोड़ करके ये मैट्रिक्स जो आपको आएगा, ए में ए डैश जब जोड़ोगे, पहले रो को पहले कॉलम में लिख दोगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तो अब उस मैट्रिक्स को यानी ट्रांसपोज कहलाता है वो, उस ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट करते हैं, तो ए डैश को जब ए में हम ऐड करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट जो आएगा वो ऐसे आएगा 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, और बराबर यूनिट मैट्रिक्स आई, तो यूनिट मैट्रिक्स आई होता है दो ऑर्डर में 1 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स को जब इसके बराबर हम करेंगे, इक्वलिटी का सिंबल है, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, जैसे 0 बराबर है 0 के, ये 0 बराबर है 0 के, वैसे ही 2 cos अल्फा बराबर 1 होगा, 2 cos अल्फा बराबर 1 होगा, तो 2 cos अल्फा 1 होगा तो cos अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा, तो cos अल्फा जब 1/2 होगा तो अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री मतलब π/3। तो अब आपका आंसर हो गया π/3 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके का, और एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हो रहा हूं जस्ट 1 मिनट में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 देख रहा हूं, 8 9 10 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 एंड 12। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि ए बी का डैश मतलब ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। तो सीधा सा 4 ऑप्शन है, सीधा सा आंसर होता है बी डैश इंटू ए डैश। उल्टा होता है,
यानी बहुत लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि a इंटू बी का डैश बराबर a डैश इंटू बी डैश, लेकिन नहीं, जस्ट उल्टा होता है, b डैश इंटू a डैश। ये प्रॉपर्टीज है, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में वेरीफाई किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अगर कह रहा है k कोई स्केलर क्वांटिटी है एंड a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, k कोई स्केलर क्वांटिटी है एंड a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, देन k इंटू a के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन है, k इंटू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n, k पर पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, c में है k इंटू डिटर्मिनेंट a और d में है k पर पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। तो आंसर है आपका बी। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग बताते हैं कि चूंकि a आपका कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का, तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट बनाने के बाद क्या होता है कि उतना ही ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है। तो डिटर्मिनेंट में जो हम लोग कोई एलिमेंट को बाहर कॉमन निकालते हैं तो वो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन निकलता है। तो चूंकि n ऑर्डर का है तो ये k पर पावर n होकर बाहर कॉमन निकल जाएगा और डिटर्मिनेंट a आपको बच जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 9, ए मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा वह मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और एस्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो उसमें मात्र एक ही मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक भी होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, करा ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आवे, जीरो नहीं आवे, उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आता हो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वैसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कह रहा ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तब उसका एडजॉइंट जो है ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला ही बता रखा है कि जब अगर ये यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का है, अगर ये n/n ऑर्डर का होता तो मैंने फॉर्मूला इसके लिए बताया था, डिटर्मिनेंट a पर पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का है तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट a पर पावर 3-1। तो 3-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो क्लियर है। फिर दूसरा आपका a इंटू ए इनवर्स बराबर आई। देखिए a इंटू ए इनवर्स और a इनवर्स इंटू a, ये दोनों आई होता है, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो a इंटू ए इनवर्स बराबर आई है, तब डिटर्मिनेंट a इनवर्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आंसर होगा आपका 1/डिटर्मिनेंट a, क्योंकि ये देखिए a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1। तो यहां से a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट नीचे चला जाएगा, तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट a। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। और अगर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ a इंटू ए डैश बराबर a डैश इंटू ए बराबर आई हो, तब ए मैट्रिक्स को हम कैसा मैट्रिक्स कहेंगे। ए को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे, ऑर्थोगोनल कहेंगे या नॉन कहेंगे। तो आंसर होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब याद रखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर ना आवे तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। फिर हम अगला क्लास में अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।